ये एक्चुअल में बेहोश है या नहीं है। अगर आसपास उसका कोई रिलेटिव है तो उससे भी परमिशन लेनी है, उसको बताना है कि मैं MFR क्वालिफाइड हूँ, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ, मैंने जो है CPR अप्लाई करना आता है, मैंने ट्रेनिंग ली थी IIT रुड़की में या स्कूल में जहाँ भी आपको ये ट्रेनिंग मिली है। तो इससे उन पे विश्वास भी आता है कि हाँ भाई ये जानता है, वो अपने रिलेटिव को आपके हैंड ओवर कर देगा इजीली। तो अलर्टनेस चेक किया, अलर्टनेस में इन्होंने बताया कि पेशेंट अनकॉन्शियस, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले उस्ताद ने बोला अलर्ट EMS, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को अलर्ट कर देना है 112 112 नंबर पर, जिससे आप पुलिस सर्विसेज, एम्बुलेंस या फायर सर्विसेज किसी को भी बुला सकते हैं। तो यहाँ हम एम्बुलेंस एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करेंगे 112। तो वो देखिए कैसे करेंगे, उसमें क्या बताना है, जहाँ पर अपना नाम बताना है, किस जगह पर EMS बुलानी है वो जगह बतानी है। और अगर जैसे IIT रुड़की एक बड़ा कैंप है तो इसमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बताया कि मैं फलाना बिल्डिंग से बोल रहा हूँ और स्टेज के ऊपर कोई पेशेंट जो बेहोशी की हालत में लेटा हो। अगर कोई डेफ बच्चा ऐसे हालत में कोई मिल जाए जी तो वो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है इमरजेंसी? मतलब either man is like he's unconscious राइट and he got a heart problem जी and if the deaf person has seen the child, see the patient, उस इंसान को देखा, तो वो कैसे हेल्प कर सकता है? उसके बारे में भी जो है मैम वो क्या बोलते हैं, किसी साथी को बता सकता है कि 112 पे आप कॉल कर दीजिए, यही है मैम। अगर अवेलेबल वहाँ पर्सन कोई नहीं होगा अराउंड में तो कम मुश्किल है थोड़ा सा इसमें तो प्रॉब्लम। दे कैन मैसेज के थ्रू हो सकता है सर? कोई मैसेज नंबर है जिस पर वो मैसेज कर दे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है? कोई मैसेज का तो कोई 112 पर वो हेल्प करना चाह रहा तो कर ही नहीं पा रहा है, और उसके पास फ़ोन भी है लेकिन ना वो मैसेज तो कर सकता, बोल तो नहीं सकता, तो इसको ऐड करवाया जा सकता है। वैलिड पॉइंट है। तो EMS को कैसे कॉल करेंगे देखिए। नमस्कार सर, मेरा नाम किशन सिंह है, मैं IIT रुड़की से बोल रहा हूँ और यहाँ ऑडिटोरियम में हमें एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला है। आप जल्द से जल्द हमारी सहायता के लिए यहाँ पहुँचे हैं। EMS को कॉल जरूर करना है क्योंकि हम मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। जब तक हमारे से जो हायर क्वालिफाइड लोग आएंगे तब तक हम उसको बेसिक फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से उपचार नहीं दे सकते। तो EMS को जरूर कॉल करना है और फिर उसको जिंदा बचाने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या करना है, उस व्यक्ति के कपड़े जो रिमूव कर देने हैं और सबसे पहले उसकी जो कैरोटिड पल्स होती है उसको चेक करना है। कैरोटिड पल्स जो हमारे सेंटर में, नेक के सेंटर में ट्रैकिया है, इसके बहुत साइड होती है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों तरफ होती है और इन दो उंगलियों की मदद से हम इस तरह चेक करते हैं उसको। इस तरह हम इसलिए चेक नहीं करते क्योंकि आजकल सबके पास कैमरा होता है और कोई फोटो लेता तो उससे ये प्रतीत होता है कि ये कहीं इसका गला प्रेस कर रहा है और कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि सिविलियंस होते हैं वो हमारे पे इतना विश्वास भी नहीं कर पाते। तो हमें ऐसा कुछ शो ही नहीं करना है कि उसको कुछ अजीब लगे कि गलत कर रहा है। तो इस तरह से हमने उसकी नब्ज को टटोलना है। देखिए कैसे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Pulse upside apply CPR. 1001 से 1010 इसलिए बोला, 1001 1 सेकंड कंप्लीट हो जाती है। अगर 1 बोलेंगे तो 1 सेकंड से पहले ही 1 हो जाता है। तो 10 तक गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि जो 10 सेकंड तक ये पता चल जाएगा कि उसकी पल्स है ढंग से ट्रेस हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल है, वीक है या अपसेंट होने वाली है, उससे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। 10 सेकंड में अगर 10 से 12 बार वो जो पल्सेट हो रही है तो इसका मतलब है नॉर्मल है उसकी पल्स। फिर उस्ताद ने बोला पल्स चेक करने के पश्चात कि पल्स अपसेंट, पल्स अपसेंट है तभी हम CPR अप्लाई करेंगे। जिंदा व्यक्ति पर जिसकी पल्स प्रेजेंट है उस पर कभी भी CPR अप्लाई नहीं करेंगे, ये खास ख्याल रखना है। वैसे भी प्रैक्टिस करनी है तो मैनीक्विन के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो पल्स अपसेंट मिली तो
स्टार्ट सीपीआर, अप्लाई सीपीआर। तो सीपीआर देने से पहले इंश्योर कर लेना है कि वो व्यक्ति हार्ड सरफेस के ऊपर है या नहीं है। नहीं है तो उसको हार्ड सरफेस पर लेटा लेना है और आसपास देख लेना कोई हैजर्डस मटेरियल जो उसको चोट पहुंचा सके वो उसके नीचे तो नहीं है, उसको रिमूव कर देना है। फिर उसके जो कपड़े रिमूव करके और एक जगह लोकेट करनी है जहाँ पर हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अगर महिला है तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसे जो है पर्दे के अंदर और भीड़ को दूर करके ही सीपीआर दें। तो जगह कैसे लोकेट करेंगे, जो हमारी ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स होते हुए यहाँ पर एक गड्ढा जैसा मिलेगा, इसको जाफाइट प्रोसेस बोलते हैं, जाफाइट प्रोसेस। इस पे जो है अपने मास्टर हैंड की एक उंगली इस प्रकार से रख देंगे, फिर अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियां उस उंगली के बाईं साइड रख देंगे, फिर अपना मास्टर हैंड उठाएंगे और उन 2 उंगलियों के बाईं साइड, ये स्टर्नम है, स्टर्नम से थोड़ा सा स्टर्नम के ऊपर इस प्रकार से हाथ रख देंगे। हमारा हार्ट होता है सेंटर में होता है चेस्ट के, थोड़ा सा बाईं तरफ स्लाइड होता है। तो इस प्रकार से पोजीशन हाथ की रख दी और दूसरा हाथ उठाया और इस प्रकार से उसके ऊपर रख देंगे और पोजीशन इस प्रकार से होगी, पूरा उसकी चेस्ट के ऊपर माउंट हो जाएंगे, दोनों कोनियां बिल्कुल सीधी होंगी, उसमें किसी प्रकार का मुड़ाव नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, 30 बार उसकी चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, 30 कंप्रेशन, और फिर 2 मुंह द्वारा सांस देंगे, जिसे रेस्क्यू ब्रीथ भी बोलते हैं, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, 30 कंप्रेशन, 2 माउथ टू माउथ वेंटिलेशन। ऐसी 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे हम, 5 साइकिल से मिलकर एक सेट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद की प्रोसेस बताएंगे, देखिए कैसे कंप्रेस करेंगे। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. एक सेकंड, 29 1 इसलिए बोला कि ऐसी 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। 29 2 बोलेंगे, 30 कंप्रेशन ही हो गई, यानी कि दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई। ये जो सीपीआर अप्लाई करता है उस बंदे की मेमोरी के लिए, खुद की मेमोरी के लिए कि हाँ मैंने 3 साइकिल कर दी, 4 कर दी या 5 कर दी। 29 1 बोला है अभी। ये जो कंप्रेशन देंगे ना हम, ये 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेस करेंगे उसकी चेस्ट को, पेशेंट की। एक जो हेल्दी बंदा होता है वो भी हाँफने लग जाता है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ये। और एक जो, हाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ सर, जो एज ग्रुप होता है 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट की कैटेगरी में रखा गया है, 1 साल से 9 साल के बच्चे को चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और अब वो 9 को अडल्ट की कैटेगरी में रखा गया है MFR की भाषा में। तो हम अडल्ट का CPR दिखा रहे हैं, चाइल्ड का और अडल्ट का एक जैसा CPR होता है। जो अडल्ट के CPR में चेस्ट का कंप्रेशन होगा 5 से 6 सेंटीमीटर का होगा, और चाइल्ड के उसमें केस में चेस्ट का कंप्रेशन होगा 4 से 5 सेंटीमीटर। जो इन्फेंट का CPR है उसकी टेक्निक थोड़ी अलग है, उसको बाद में बताएंगे। तो अभी जैसे अडल्ट का बता रहे हैं तो चेस्ट का कंप्रेशन चल रहा है हमारा 5 से 6 सेंटीमीटर, 30 कंप्रेशन दिए। अभी ये 2 माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देंगे, लंबा श्वास भरना है और 5 से 6 सेकंड तक उसके अंदर छोड़ देना है। ये 2 श्वास, 2 माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दिए। हमारे पास ये CPR मास्क है, ये 1 वे वॉल है, इसके अंदर जो मैं हवा छोड़ूंगा वो अंदर चली जाएगी दूसरे उसके व्यक्ति के, मगर बाहर वापस नहीं आएगी। 1 वे वॉल है इसके अंदर। आप लोगों के पास ये नहीं होगा तो आप साफ कपड़े का या रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट माउथ टू माउथ टच नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इन्फेक्शन की संभावना रहती है। जब आप साफ कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, उसके मुंह के ऊपर ऐसे ही श्वास अंदर छोड़ना है, मगर उसका नाक को पिंच कर लेना है, क्योंकि जो CPR मास्क था वो तो पूरा नाक को और मुंह को ढक ले रहा है। इसमें जो मुंह से श्वास देंगे तो नाक से हवा बाहर आ जाएगी, इसलिए नाक को बंद करके पिंच करके तब हवा अंदर छोड़नी है। तो 30 कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ वेंटिलेशन हो गए। इस प्रकार से अब मेरी जो 5वीं साइकिल चलेगी वो देखना कैसे। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5. 29 5 यानी कि
5 साइकिल हो गई, एक सेट कंप्लीट हो गया और 2 माउथ टू माउथ वेंटिलेशन भी हो गए। अब क्या काम करना हमने? अब हमने उस पेशेंट की कैरोटिड पल्स को दोबारा से चेक करना है कि वो रिटर्न हुई या अभी भी अब्सेंट है। देखिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स अब्सेंट। अभी भी पल्स अब्सेंट मिली है। तो हमारा आगे का काम क्या होगा कि दोबारा से सीपीआर देना। ये कार्य हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज नहीं आ जाती या उस पेशेंट की पल्स है वो रिटर्न नहीं हो जाती। ये पहला केस हो गया कि पल्स अब्सेंट चली जा रही है। हाँ, ये आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, जब तक ईएमएस नहीं आएगी तो मैं लगातार सीपीआर अप्लाई करता रहूँगा, उस व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश करता रहूँगा। आपके मन में क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आपने तो 8 से 10 मिनट तक का गोल्डन टाइम बताया था और आपको तो पौना घंटा 45 मिनट हो गई है सीपीआर देते देते। अब तो उसकी ब्रेन की सेल्स डेड हो चुकी होंगी, मगर हम लगातार उस बंदे की चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर जा रही है, उसका हार्ट पंप हो रहा है। इसके अलावा माउथ टू माउथ वेंटिलेशन भी दे रहे हैं, उससे भी ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है। तो इसलिए उसकी ब्रेन की सेल्स अभी भी जिंदा है। अगर मैं 1.5 घंटे तक भी ये ऐसे कार्रवाई करता रहूँगा तो उसकी ब्रेन की सेल्स जिंदा रहेंगी। एक क्वेश्चन और भी रेज हो सकता है कि आप तो CO2 अंदर छोड़ रहे हैं मुंह से मुंह द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है, इतनी परसेंट ही मैं इनहेल कर रहा हूँ और मेरी बॉडी 5% ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती है, 16% एक्सहेल कर देती है। तो जो अगला बंदा है उसको भी 5% की ही रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो ऑक्सीजन की पूर्ति है लगातार हो रही है। तो ये पहला केस हो गया था कि हम लगातार सीपीआर देते जा रहे हैं, पल्स नहीं आ रही है। अभी दूसरा केस हो गया, मान लीजिए ऐसे ही कोई मेरा 10वां 12वां सेट चला हुआ है, एक करके दिखा दीजिए, और उस बंदे का पल्स रिटर्न हो जाती है। कैसे? 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5। मान लीजिए ये कोई 13वां 14वां आधा पौना घंटा हो गया मेरे को सीपीआर अप्लाई करते करते, और फिर उसके बाद मैंने उसकी दोबारा से पल्स जांची, पल्स मिली, अब की बात प्रेजेंट। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स प्रेजेंट। पल्स प्रेजेंट हो गई। हम पल्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेजेंट हो गई। तो कई बार क्या होता है, पल्स तो वापस आ जाती है मगर जो ब्रीदिंग होती है वो अब्सेंट ही रहती है। तो अब हम ब्रीदिंग को चेक करेंगे कि क्या उसकी ब्रीदिंग सही तरीके से ले रहा हो श्वास, ब्रीदिंग ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो ब्रीदिंग को चेक करने का तरीका होता है एक LLF, शॉर्ट में बोलते हैं LLF, लुक लिसन फील मेथड। उसके जो नाक के ऊपर अपना कान सटा देंगे और उसकी चेस्ट के ऊपर अपना लगभग 1 इंच ऊपर हाथ रख देंगे, देखिए इस प्रकार से, और उसके जो श्वास की आवाज को लिसन भी करना है, फील भी करना है, और चेस्ट के राइज एंड फॉल को देखना है। लुक लिसन फील, चेस्ट के राइज एंड फॉल को लुक किया और लिसन एंड फील किया उसके श्वास की आवाज को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्रीथिंग अब्सेंट। अब्सेंट मिली, पल्स आ गई, ब्रीदिंग अब्सेंट मिली। तो एक अडल्ट 1 मिनट में 12 से 20 बार श्वास लेता है, एक चाइल्ड 15 से 30 बार श्वास लेता है, और एक इन्फेंट है 1 मिनट में 25 से 50 बार श्वास लेता है। तो वो ही स्टैंडर्ड यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा कि जो अडल्ट का अगर मैं सीपीआर दे रहा हूँ तो उसको 12 से 20 बार, इन एन एवरेज आप 15 भी दे सकते हैं, 16 भी दे सकते हैं, मुंह से मुंह द्वारा सांस दिया जाएगा, रेस्क्यू ब्रीथ दिए जाएंगे। वही 5 से 6 सेकंड तक श्वास अंदर छोड़ देना। चाइल्ड के केस में 4 से 5 सेकंड तक अंदर छोड़ देना, क्योंकि इसके फेफड़े थोड़े छोटे होते हैं, साइज छोटा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा कम किया गया। मान लीजिए इन्होंने 15 बार रेस्क्यू ब्रीथ दिए, 15 बार दे दिए, 16 बार दे दिए, फिर दोबारा से उसकी ब्रीदिंग चेक की जाएगी। अगर ब्रीदिंग फिर भी अब्सेंट मिलती है, ब्रीदिंग फिर भी अब्सेंट मिलती है, तो हम उसकी कैरोटिड पल्स को भी बीच बीच में चेक करते रहेंगे, क्योंकि अगर ब्रीदिंग एक टाइम के बाद नहीं आई तो जो पल्स रिटर्न हुई थी वो भी अब्सेंट हो जाएगी। ये दूसरा केस हो गया।
दूसरा केस हो गया। अभी बात करते हैं तीसरे केस की। मान लीजिए सीपीआर अप्लाई करते करते पल्स भी आ गई और ब्रीदिंग भी नॉर्मल है, तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो हम ऑक्सीजन अप्लाई कर देते हैं और ईएमएस का इंतजार करते हैं। जैसे ही आते हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं। आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा तो आप उस बंदे की जो वाइटल साइंस को चेक करते रहेंगे ईएमएस जब तक नहीं आ जाती। वाइटल साइंस जैसे कि उसका जो खून का बहाव है, परफ्यूजन, उसके उंगलियों से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसका खून का बहाव ठीक है। स्किन का कलर, कहीं स्किन नीली तो नहीं पड़ रही है, उससे कंडीशन का पता चल जाएगा। आंखों की पुतलियां तो नहीं पलट गई हैं, या फिर जो पल्स रिटर्न हुई थी, अब जो रिटर्न हुई थी कहीं दोबारा उससे तो एब्सेंट नहीं हो गई है। कैरोटिड पल्स को चेक करते रहना, ये सब चीज़ें चेक करते रहना और ईएमएस का इंतजार करना। ये सीपीआर की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। अभी इन्फेंट सीपीआर के बारे में आपको अभी क्लियर करते हैं।